आज हम बात करने वाले प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक। मतलब यदि आपका कोई प्रिज्म है तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा, कि प्रिज्म बेसिकली क्या कराता है, अपवर्तन कराता है। अब यदि वो अपवर्तन कराएगा तो उससे संबंधित क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। तो उसका फॉर्मूला भी होता है n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल m डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2। एग्जाम में क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकता है। पहला पूछेगा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, पहला प्रकार। दूसरा सीधे सीधे पूछ लेगा सिद्ध कीजिए कि n बराबर इतना इतना इतना। हाँ, तो आपको दोनों ही प्रकार में तैयार रहना है कि आपको क्या करना है, ये वाला डेरिवेशन करना है। तो देखो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक प्रिज्म चाहिए, तो उसी का तो अपवर्तनांक निकालेंगे। और अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, जो कि अपवर्तन की मात्रा बताता है कि आपका अपवर्तन कितना होगा। तो देखो सबसे पहले क्या बना लेते हैं हम, आपको इस प्रकार से एक प्रिज्म बना लेते हैं, क्योंकि प्रिज्म में अपवर्तन होगा। अब यहाँ से क्या भेजते हैं हम, आपका श्वेत प्रकाश भेजते हैं। क्या भेजते हैं, श्वेत प्रकाश भेजते हैं। तो ये बेसिकली इसे हम नाम देते हैं PQR, नाम दे दिए। तो ये वाले पृष्ठ पर कौन सी प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ये वाली प्रकाश किरण आपतित हो रही है। हाँ, इसे क्या कहेंगे, बेसिकली आपतन बिंदु कहेंगे। अब प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही, देखो अंदर वाला माध्यम क्या है, कांच वाला माध्यम अंदर का पूरा। प्रिज्म बेसिकली कांच से मिलकर बना होता है। और बाहर क्या है, वायु। मतलब यहाँ पर कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, और अंदर कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। अब बताओ प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने वाली है। तो जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो बेसिकली हमें अभिलंब बनाना पड़ेगा। अभिलंब क्या होता है आपका, इस पृष्ठ के लंबवत रेखा, इस पृष्ठ के लंबवत रेखा क्या होती है आपकी, अभिलंब होती है। तो ये बना लिए अभिलंब। अब बताओ यदि माध्यम नहीं बदलता तो आपकी प्रकाश किरण सीधे सीधे चली जाती, लेकिन आपका माध्यम अभी चेंज हो रहा है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो बेसिकली वो कैसे चली जाएगी आपकी, ऐसे चली जाएगी। देखो अभिलंब की ओर झुक गई। हाँ, वो जानी चाहिए ऐसे, लेकिन वो अभिलंब की ओर झुक गई। अभिलंब आपका ये, इसे हम पीछे बढ़ा लेते हैं। अब फिर से प्रकाश किरण कहां पर आपतित हो रही है, इस PR सतह पर आपतित हो रही है। कहां पर आपतित हो रही है, PR सतह पर आपतित हो रही है। तो यहां पर ये वाला जो बिंदु होगा इसे क्या कहेंगे हम, आपतन बिंदु। अब ये जो आपका आपतन बिंदु है इस पर हमें क्या चाहिए, अभिलंब। क्यों, क्योंकि फिर से प्रकाश किरण आपकी कहां से कहां जाने वाली, सघन से विरल माध्यम में जाने वाली। बाहर का माध्यम कौन सा है, विरल माध्यम। तो सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो बेसिकली अभिलंब से दूर हट जाएगी इस बार। तो अभिलंब बनाना पड़ेगा। अभिलंब क्या होगा, इस सतह के लंबवत रेखा। इस सतह के इस आपतन बिंदु को मानते हुए लंबवत रेखा हो जाएगी आपका अभिलंब। क्या हो जाएगी, अभिलंब हो जाएगी। तो यदि आपकी प्रकाश किरण को कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो सीधे सीधे चले जाती, लेकिन डिस्टर्ब कर रहा है, कौन कर रहा है, माध्यम कर रहा है। तो बेसिकली अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। वो जाती ऐसी लेकिन दूर हट जाएगी, ऐसे हट गई। तो ये बेसिकली कौन सी किरण है, निर्गत किरण। ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। और ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। बेसिकली ये देखो आपतित किरण और अभिलंब, ये आपका अभिलंब है कि बीच जो भी कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण I कहते हैं। उसी प्रकार से ये है आपकी निर्गत किरण और ये आपका अभिलंब। देखो ये है आपका अभिलंब। तो इस निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो भी कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, निर्गत कोण E कहते हैं। उसी प्रकार से ये जो आपकी है कौन सी किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और ये वाले अभिलंब के बीच जो भी कोण बनता है इसे हमने क्या नाम देते हैं, R1, अपवर्तन कोण। उसी प्रकार से ये भी आपका अभिलंब है, तो अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच जो भी कोण बनता है उसे हम क्या नाम दे देते हैं, R2 नाम दे देते हैं। दे दिए, इतनी बताई समझ में। तो ये करना है आपको बेसिकली जब आप प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन। ये तो सामान्य सी बात है कि प्रिज्म में कैसे अपवर्तन होता है। अपवर्तन हो गया, अब हमें इससे संबंधित किसका मान निकालना है, अपवर्तनांक का मान निकालना है। तो देखो यदि मैं इस निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाऊं, यदि मैं इस निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाऊं तो यहां पर जो कोण बनेगा उसे क्या बोलते हैं, बेसिकली डेल, विचलन कोण। कौन सा कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण। तो वो भी मैंने दिखा दिया। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो भी कोण बनता है उसे क्या कहते हैं हम, विचलन कोण कहते हैं, डेल। तो देखो हमें किसका मान निकालना है, इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है। अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला होता है स्नेल के नियम से। क्या होता है, n इज इक्वल टू
साइन ए अपॉन साइन आर, यही होता है फॉर्मूला, n इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन आर। तो देखो हमें n अर्थात अपवर्तनांक की वैल्यू चाहिए, तो i की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू चाहिए, और कुछ नहीं करना। तो हमें बस यहां से हमें एक ही का मान निकालना है, i का मान और r का मान, बाकी कुछ नहीं करना है हमें। इससे आपका ये मेन समीकरण है, इसमें आपको i का मान रखना है, r का मान रखना है। अब हम जो भी करेंगे उस i का मान और r का मान निकालने के लिए करेंगे। तो देखो हाँ, यहां पर समझना, ये आपका कौन सा पृष्ठ हो गया, अपवर्तक पृष्ठ। ये भी क्या है आपका अपवर्तक पृष्ठ। क्यों? क्योंकि इस पृष्ठ से भी ये वाले जो प्रकाश हो रहा है उसका क्या हो रहा है, अपवर्तन, और इस पृष्ठ से भी ये वाली जो प्रकाश किरण आ रही है इसका क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, अपवर्तक पृष्ठ। तो अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो भी कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, बेसिकली आपका अपवर्तन कोण ए कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण ए कहते हैं। हाँ, ये अपवर्तक पृष्ठ है लेकिन ये अपवर्तक पृष्ठ नहीं है, तो यहां पर कोण बनने वाले कोण को आप अपवर्तक कोण नहीं कह सकते। हाँ, उसी प्रकार से ये वाला तो आपका अपवर्तक पृष्ठ है लेकिन ये वाला अपवर्तक पृष्ठ नहीं है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये क्या है आपका अपवर्तक कोण है। अपवर्तक पृष्ठों के बीच ही बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। ये तो यहां से तो अपवर्तन हो रहा है लेकिन यहां से अपवर्तन हो रहा है क्या, तो अब इन पृष्ठों के बीच वाले कोण को ए नाम नहीं दे सकते। केवल आप ए नाम किसे दोगे, अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बन रहा है, ये दोनों ही क्या आपके अपवर्तक पृष्ठ है। बात समझ में आ रही है। अब मान लेते हैं आपका अपवर्तन यहाँ इस पृष्ठ से होता, इस पृष्ठ से होता, तो आपका अपवर्तक कोण कहाँ बनता, यहाँ पर बनता, क्योंकि अपवर्तक पृष्ठ फिर ये दोनों होते ऐसा। तो देखो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक चतुर्भुज बन रहा है, यहां पर हम नाम दे देते इसे m, इसे नाम दे देते आपका n, दे दिए। देखो यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है और इसे नाम दे देते हैं आपका q। देखो p m q n एक चतुर्भुज है। तो हम क्या ले लेते हैं, आपका चतुर्भुज p m q n में। देखो चतुर्भुज ही तो है, p m q n चतुर्भुज है आपका एक, जिसके चार भुजा है। तो हम सभी जानते हैं जो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखो पहला कोण कौन सा है आपका, a। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कोण a प्लस दूसरा कोण क्या है आपका m वाला। इस m वाले कोण को हम क्या नाम दे सकते हैं, आपका लिखने का तरीका क्या होगा, p m q, ऐसे लिख सकते। हमेशा याद रखना जहां पर कोण बन रहा है उसे बीच में लिखा जाता है, जहां पर कोण बनता है उसे बीच में लिखा जाता है। हाँ, प्लस उसके बाद कौन सा q। हाँ, q को हम कैसे लिख सकते, त्रिभुज में कोण MQN लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अंतिम कौन सा है आपका, ये वाला n है ये वाला n, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, QNP, कोण QNP। इन सब का मान कितना आएगा, 360 डिग्री, क्योंकि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो पहला कोण था आपका a, तो लिख दिया मैंने, दूसरा कोण था आपका m। अब ये वाला m का कोण दिखाओ हमें, तो बेसिकली ये है वो कोण, ये है, ये वाला कोण बना रहा है आपका m। हाँ, q का कोण बताओ, तो q ऐसा कोण बना है, a का तो बता दिया वैसा बना रहा है, m ऐसे बना रहा है, तो उसे हम क्या लिखेंगे, PMQ, जो कोण बनाते हैं वो बीच में आता है। उसके बाद बेसिकली कोण कहाँ पे बन रहा है, इस q पे बन रहा है, तो MQN। उसके बाद यहाँ पर कोण कहाँ पे बनेगा, बेसिकली इस प्रकार से बनेगा आपका, ये वाला है आपका n कोण। हाँ, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये किसके बराबर हो जाएंगे, 360 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। हाँ, अब देखना कोण a का तो मान हमें नहीं मालूम, कोण a का मान हमें नहीं मालूम, हाँ कितना है, लेकिन हमें कोण आपकी PMQ का मान मालूम है, कितना है 90 डिग्री। देखो ना यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री, मतलब PMQ का मान कितना है, 90 डिग्री है। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं आपका, देखो अब हम इसे 90 डिग्री क्यों कह रहे हैं, उसका भी कारण है। उसका कारण ये है क्योंकि देखना ये बेसिकली क्या है, अभिलंब है। अब ये अभिलंब है तो अभिलंब सदैव कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। कि देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, तो आप 90 डिग्री बोल सकते हो। हाँ, अब यहाँ पर देख के मत बोलना कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है,
क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये जो आपका अभिलंब इस प्रकार से गुजरा है कि ये वाला जो अभिलंब गुजरा है जब वो आपस में एक दूसरे को काटे तो 90 डिग्री बने। वो कुछ भी हो सकता है, 180 होगा, 90 होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो 90 होगा, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि यहाँ पर 90, लेकिन ये हमेशा 90 होगा। क्यों? क्योंकि वो ये जो है एम अभिलंब के साथ कोण बना रहा है, और अभिलंब के साथ जब भी कोण बनता है तो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। जबकि ये अभिलंब के साथ नहीं बन रहा है, ये जब हम ये वाला अभिलंब को मिला रहे हैं तब ये वाला बन रहा है। अभी निर्धारित नहीं कि 90 डिग्री का भी हो सकता है, 180 का भी, इसलिए हम इसे जीओ का त्यों लिख देंगे। तो त्रिभुज एम क्यू एन लिख दिए। अब बेसिकली इसके बाद आ रहा है आपका क्यू एन पी, मतलब कि क्यू एन पी मतलब कि एक प्रकार से एन पर देखो एन जो बेसिकली किसके साथ एंगल बना रहा है? अभिलंब के साथ। और जब भी अभिलंब के साथ एंगल बनता है तो कितना का बनता है? 90 डिग्री का। मतलब यहाँ पर जो एंगल है वो कौन सा है? 90 डिग्री का एंगल है। और इन सब का योग किसके बराबर था आपका? 360 डिग्री के बराबर था। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? कोण ए प्लस 90 प्लस 90 180 प्लस त्रिभुज एम क्यू एन आ गया। किसके बराबर हो जाएगा? 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब क्या कर देंगे? 180 को इधर भेज देंगे, तो 360 में से 180 गया तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो यहां से मान कितना आ गया आपका? त्रिभुज आपका कोण ए धन कोण एम क्यू एन बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। कैसे आया? हमने लगाया पी एम क्यू एन में क्या लगाया? आपका सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। वहां से क्या निकला? कोण ए प्लस कोण एम क्यू एन बराबर 180 डिग्री। इतनी बात आई समझ में? अब हम लेंगे आपका कौन सा त्रिभुज? ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ये सब हम आई और आर का मान निकालने के लिए कर रहे हैं। केवल तो मान आ गया इतना, इसे क्या देंगे? समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब देखना आपका त्रिभुज एम क्यू एन। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज एम क्यू एन, ये वाला त्रिभुज देखना। एम क्यू एन बन रहा है एक त्रिभुज। तो देखना कोई भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। या किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। हाँ, तो देखो पहला कोण क्या है? R1। दूसरा कोण क्या है? R2। तीसरा कोण क्या है आपका? त्रिभुज एम क्यू एन, कोण एम क्यू एन बराबर 180 डिग्री। आई बात समझ में? देखो यहां पर तो हम देखो, यदि मैं इस R1 को लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस R1 को। देखो कोण एन एम क्यू, एन एम क्यू, R1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, R2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आपका क्या लिख सकता हूँ? कोण क्यू एन एम, क्यू एन एम ऐसा भी लिख सकता हूँ। उसके बाद क्या कर दूंगा? एन एम क्यू के स्थान पे R1, क्यू एन एम के स्थान पे R2, और ये एम क्यू एन की वैल्यू हमें नहीं मालूम, एम क्यू एन। हमेशा याद रखना जिस भी कोण के बारे में लिख रहे हो वो बीच में आना चाहिए। अब आप कैसे लिखो, लेकिन बीच में उसको लाना जिसके लिए आप कोण लिख रहे हो। त्रिभुज कोण एम क्यू एन बराबर 180 डिग्री। इतनी बात आई समझ में? हाँ, सभी कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो पहला कोण धन दूसरा कोण धन तीसरा कोण, इसका कोण कितना आ गया? 180 डिग्री। हाँ, अब इन दोनों समीकरणों पे ध्यान दो। समीकरण 1 और समीकरण 2 में यहाँ भी 180 डिग्री आए, यहाँ भी 180 डिग्री आए, ये भी 180 डिग्री के बराबर, ये भी 180 डिग्री के बराबर है। मतलब ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? ये प्लस ये बराबर ये हो जाएगा। तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस एम क्यू एन। ये किसके बराबर हो जाएगा? आपका इसके बराबर हो जाएगा। कोण ए प्लस कोण एम क्यू एन हो गया। ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, मतलब ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर हो जाएगा आपका। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, एम क्यू एन से एम क्यू एन क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो फाइनली यहाँ से R1 प्लस R2 किसके बराबर आ गया? कोण ए के बराबर हो गया। एम क्यू एन से एम क्यू एन कैंसिल, R1 प्लस R2 किसके बराबर हो गया? कोण ए के बराबर हो गया। हो गया आपका इतना। अब देखना यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर त्रिभुज, इसे हम नाम दे देते हैं आपका सी। इसे क्या नाम दे देते? सी नाम दे देते हैं। अब थोड़ा गौर करना, आपका त्रिभुज
सी एम एन में, किसमें? त्रिभुज सी एम एन में, हाँ त्रिभुज सी एम एन में ध्यान देना। यहां से यदि मैं लिखना चाहूँ आपका डेल को, तो वो क्या लिख सकता हूं मैं? डेल बराबर त्रिभुज सी एम एन प्लस त्रिभुज में कोण एम एन सी लिख सकता हूं ये मैं। डेल बराबर सी ये वाला बिंदु है। देखो मैं बात कर रहा हूं आपकी इसकी, ये आपने कभी ना कभी पढ़े होंगे। यदि आपका इस प्रकार से, तो जो बाहर यदि कोण कौन सा बन रहा है, मान लेते जेड बन रहा है, अंदर दो कोण कौन से बन रहे हैं? एक्स और वाई बन रहे हैं। तो हमेशा याद रखना एक्स प्लस वाई किसके बराबर होता है? जेड के बराबर होता है। अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो यदि मैं बात करूं त्रिभुज सी एम एन में, सी एम एन में, ये वाला त्रिभुज देखो बस सी एम एन, तो देखो जो बाह्य कोण है क्या है? डेल है। बाह्य कोण क्या है आपका? डेल है। बाह्य कोण क्या था आपका? जेड था। तो उसका योग किसके बराबर हो गया? अंदर के कोणों के बराबर हो गया, एक्स प्लस वाई। उसी प्रकार से इस डेल का मान अंदर के कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। देखो नहीं, ये R1 R2 अंदर के कोण नहीं है, अंदर का कोण है आपका ये वाला। देखो अंदर का कोण है आपका ये वाला। यदि मैं बात करूं त्रिभुज सी एम एन की, तो अंदर का कोण कौन सा है? ये वाला है। और कौन सा है? ये वाला है दो कोण। अब ये वाले कोण को मैं क्या लिख सकता हूं? सी एम एन, कोण सी एम एन प्लस ये वाले कोण को क्या लिख सकते हो? यहां जो बन रहा है आपका एम एन सी, एम एन सी। बात आई समझ में? मैं कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं? मैं ले रहा हूं आपका ये वाला त्रिभुज, ये वाला। इस त्रिभुज में जो बाहर के कोण होगा, बाहर का कोण क्या है? डेल, उसका मान ये जो अंदर के कोण है उसके योग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? हाँ। अब देखना यहां से हमें किसकी वैल्यू चाहिए? यहां से हमें कोण सी एम एन की और कोण एम एन सी की। R1 नहीं लिख सकते आप, R1 नहीं लिख सकते हो। R1 किसका मान होगा? R1 होगा एन एम क्यू का। अभी हमें मान किसका निकालना है? सी एम एन का। मतलब कि हमें इतने से कोण का मान निकालना है। हमें ये वाला कोण नहीं बोल रहा है, वो हमें ये वाला कोण बोल रहा है। तो देखो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो यदि ये कोण आपका क्या है? आई है। ये कोण यदि आई है तो याद रखना ये वाला भी जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा? आई ही बनेगा। देखो यदि इस प्रकार से आपकी दो रेखा काट रही हो, शीर्षाभिमुख कोण पड़े होंगे, तो यदि ये कोण आई होता है तो ये भी कोण क्या होता है? आई होता है। उसी प्रकार से देखना, ये पहली रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा हो गई। तो यदि यहां पर कोण क्या बन रहा हो? आई बन रहा हो, तो ये जो आपकी दो रेखा है इसके बीच भी कौन सा कोण बनेगा? आई बनेगा। उसी प्रकार से देखना, ये वाली एक रेखा है और ये वाली आपकी दूसरी रेखा है। बेसिकली यहां पर यदि ई कोण बना है तो यहां पर भी कितना कोण बनेगा? ई कोण बनेगा। किसकी परिभाषा से? शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा से। इतनी बात आई समझ में? अब यहां से यहां तक आई है, यहां से यहां तक R1 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा? I माइनस R1 होगा कि नहीं? देखो पूरा कोण कितना है आपका? I है। यहां से यहां तक का कोण कितना है? R1 है। तो बताओ ये यहां से यहां तक का कोण कितना हो जाएगा? I में से जब मैं R1 को घटा दूंगा तो मुझे इतना मिल जाएगा। मतलब कि मैं बोल सकता हूं जो आपकी CMN की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? डेल बराबर CMN की वैल्यू I माइनस R1 हो जाएगी। प्लस यदि मैं MNC की बात करूं तो देखो यहां से यहां तक कुल कितना है? E है। यहां से यहां तक कितना है आपका? R2 है। तो बताओ यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? E माइनस R2। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? E माइनस R2। सबसे पहले क्या करना है आपको? चतुर्भुज लेना है। हाँ, वहां से एक निष्कर्ष आएगा 180 डिग्री वाला। फिर आपको एक त्रिभुज लेना है छोटा वाला, वहां से 180 डिग्री बराबर आएगा। उन दोनों को बराबर करके आपका ये मान निकलेगा। फिर आपको लेना है ये वाला त्रिभुज, जहां पर बाह्य कोण का मान ये वाला कोण, ये वाला जो बन रहा है ये वाले कोण के बराबर आएगा। फिर अब इस कोण का मान निकालना था, इस कोण का मान निकालना था, तो हमने क्या लगाया? शीर्षाभिमुख कोण लगाए। शीर्षाभिमुख कोण से यदि ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो ये है, ये पूरा आई है, यहां से यहां तक R1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? I माइनस R1, जो कि मैंने लिख दिया। यहां से यहां तक टोटल कितना था? E था, तो ये भी कितना हो जाएगा? E हो जाएगा। ये कितना है आपका? R2 है, तो ये कितना हो जाएगा? E माइनस R2 हो जाएगा। तो मैंने CMN के स्थान पे I माइनस R1 और MNC के स्थान पे E माइनस R2 लिख दिया। अब देखना, यहां पर हमें कुछ एज्यूम करना है।
कुछ मानना है। वो क्या मानना है कि यदि आपके डेल का मान किसके बराबर हो जाए, डेल एम के बराबर हो जाए। डेल का मान किसके बराबर हो जाए, डेल एम के बराबर। हाँ, मतलब कि जब आपका डेल का मान किसके बराबर हो जाएगा, डेल एम के मान के बराबर हो जाएगा। मतलब कि आपका जो विचलन कोण है, ये वाला जो विचलन कोण है, उसका मान किसके बराबर हो जाएगा, न्यूनतम विचलन कोण के बराबर हो जाएगा। तो एक बात याद रखना, उस परिस्थिति में ना हमेशा आई किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। जो आपका आपतन कोण है और जो निर्गत कोण है वो क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में आपतन कोण खालिस्तान के बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, निर्गत कोण के बराबर होता है। साथ ही साथ याद रखना, ये जो आपका अपवर्तन कोण बने ना R1 R2, ये भी क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। किस स्थिति में, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में। न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में विचलन कोण का मान डेल एम के बराबर हो जाता है और आपके आई का मान ई के बराबर हो जाता है और R1 और R2 आपस में बराबर हो जाते हैं। और यदि R1 R2 के बराबर है तो मैं इन सबको किसके बराबर मान लेता हूँ, R के बराबर मान लेता हूँ। तो देखो, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में मैं इस डेल के स्थान पे क्या रख सकता हूँ, आपका डेल एम रख सकता हूँ। और आपका आई के स्थान पे क्या रख सकता हूँ, ई रख सकता हूँ। और R1 R2 इन दोनों के स्थान पे क्या रख सकता हूँ, मैं R रख सकता हूँ। हाँ, हम क्या कर लेते हैं, इसे यहाँ पर लिखते हैं। ये वाला जो है डेल बराबर कितना आया था आपका, I माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। अब क्या रखते हैं हम, बेसिकली मान रखते हैं आपके। तो देखो, जैसे मैं डेल के स्थान पे क्या रखूंगा, डेल एम रखूंगा, तो क्या हो जाएगा आपका, डेल के स्थान पे डेल एम आ जाएगा। हम क्या करते हैं, ये आई को जैसा का वैसा रख दो। R1 के स्थान पे क्या लिख देते हैं, R लिख देते हैं, क्योंकि R1 R2 के बराबर, R2 R के बराबर, मतलब R1 किसके बराबर होगा, R के। तो इस R1 के स्थान पे क्या लिख देते हैं, R प्लस ये देखो I किसके बराबर है, E के बराबर, या ऐसा बोल सकते हो कि E किसके बराबर, I के बराबर। तो E के स्थान पे क्या रख देते हैं, I। उसके बाद बेसिकली ये जो R2 है वो किसके बराबर है, R के बराबर है। तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम, R रख देंगे। इतनी बात है समझ में। मैंने ये वाला जो फॉर्मूला आया था इसे लगाया न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में। तो न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में डेल का मान डेल एम के बराबर होता है, R1 और R2 का मान R के बराबर होता है और आपके E का मान I के बराबर होता है, जो कि मैंने रख दिया। हाँ, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, नहीं कुछ कैंसिल तो नहीं होने वाला। डेल एम बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस R क्या हो जाएगा, -2R। I प्लस आई क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका 2I हो जाएगा। तो इसे भी आप दे सकते हो समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 दे सकते हो। अब आपको क्या करना है, इसे यहीं पर रख दो। ये कैसे प्राप्त हुआ, जब हमने यहाँ पर R रखे, यहाँ पर भी R रखे, यहाँ पर भी R रखे, तब हमें ये समीकरण प्राप्त हुआ। अब फोकस करो इस पे, इस पे फोकस करना। बताओ, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में डेल का मान किसके बराबर हो जाता है, डेल एम के बराबर हो जाता है। आई का मान किसके बराबर हो जाता है, ई के बराबर हो जाता है। R1 R2 क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। R1 बराबर R2 हो जाता है और ये किसके बराबर हो जाता है, R के बराबर हो जाता है। मतलब मैं इस R1 के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, R, और इस R2 के स्थान पे भी क्या लिख सकता हूँ, मैं R लिख सकता हूँ। हाँ, तो लिखते हैं, R1 के स्थान पे R लिख लेता हूँ, ये वाला R2 के स्थान पे R लिख सकता हूँ। बराबर कितने किसके हो जाएगा, कोण A के बराबर हो जाएगा। R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो 2R किसके बराबर हो गया, कोण A के बराबर। कोण A लिखो या आपका A लिखो, बात वही है। तो A किसके बराबर हो गया, आपके 2R के बराबर हो गया। यहां से इतनी बात आई समझ में। जो आपकी 2R बराबर A आई है उस वैल्यू को कहां पर पुट कर दो, यहां पर पुट कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, डेल M बराबर 2I माइनस 2R की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, A के बराबर आ गई है। तो यहां पर हम क्या रख सकते हैं, आपका A रख सकते हैं। अब क्या करना, ये जो माइनस का A है इसे ला लो इधर। तो देखना क्या हो जाएगा आपका। तो डेल M प्लस, देखो माइनस A यदि इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस A हो जाएगा, इज इक्वल टू 2I। तो जैसा का वैसे ही है, माइनस A बस इधर आया है, तो डेल M प्लस A बराबर 2I आ गया। अब 2 को भेज दो इधर। हाँ, तो 2 किस में भी गुणा में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो डेल M प्लस A सबके भाग में आएगा, ये 2 आ जाएगा। तो यहां से I का मान कितना निकल गया हमारा, डेल M प्लस A बाई 2 बराबर I का मान निकल गया, जो कि हमें निकालना था। अब हमें R का मान निकालना है। तो देखो कुछ नहीं करना, आपको यहीं पे है 2R बराबर A है, तो R बराबर कितना हो जाएगा, A बाई 2 हो जाएगा।
यदि 2r बराबर a है, 2 किस में गुणा में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में, तो r बराबर कितना हो जाएगा a/2। r की वैल्यू आ गई आपकी और किसकी वैल्यू आ गई, i की भी वैल्यू आ गई। बस इसे आपको यहाँ पर पुट कर देना है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, साइन a प्लस डेल m डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन r की वैल्यू कितनी है, a/2। तो ये क्या होता है आपका प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का अभिष्ट व्यंजक, जहां पर a क्या है, अपवर्तक कोण, जहां पर डेल m क्या है, न्यूनतम विचलन कोण, और 2 तो जानते हो। हाँ, एक प्रकार से हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रिज्म में जो आपका आपतन कोण है उसका काम कौन करता है, आपका डेल m प्लस a डिवाइड बाय 2, और जो आपका अपवर्तन कोण है उसका काम कौन करता है, a/2। मतलब कि देखो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत प्रकार से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है आपका कि यदि आपका अपवर्तन कोण, प्रिज्म के केस में यदि आपका अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, प्रिज्म के केस में यदि वाला जो अपवर्तन कोण का मान कितना हो, 90 डिग्री हो, तो अपवर्तन कोण का मान बताइए। वहां आप पूरा झल्ला जाओगे, ये क्या पूछ लिया। तो कुछ नहीं करना, r बराबर a/2 होता है तो a के स्थान पे क्या रख देना, 90 रख देना। 90 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 45 डिग्री। तो r का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ऐसा वहां पर आपको सोचना होगा। अब एग्जाम में ये भी कर सकता है कि यदि न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना हो, 45 हो, यदि आपके अपवर्तक कोण का मान कितना हो, 45 हो, तब आपको बताना है आपतन कोण का मान कितना होगा। तो घबराना नहीं है वहां पर, बस इन दोनों को जोड़ना है, डिवाइड बाय 2 करना है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री ही आ जाएगा। 45 90 डिवाइड बाय 2 बराबर 45 डिग्री। तो ऐसा करना है। हाँ, तो इस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि जो आपतन कोण है उसका काम कर रहा है ये, और अपवर्तन कोण के लिए तो आपको करना ही नहीं कुछ, बस आपको a का मान मालूम होना। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार एग्जाम में सीधे सीधे बस a का मान देगा, आपको डेल m का मान निकालना भी पड़ेगा। हाँ, और डेल m का मान निकालने के लिए आप किस सूत्र का उपयोग करोगे, इसका डेल m बराबर निकाले थे ना, a इज इक्वल टू n-1। a का मान उसने दिया रहेगा, n का मान भी दिया रहेगा, n का मान भी नहीं दिया रहेगा, क्योंकि बेसिकली ये क्या है, अपवर्तनांक है, और किसका अपवर्तनांक है, प्रिज्म का। ये आपको मालूम होना, वहां से आपको डेल m का मान निकालना पड़ेगा, और फिर ये आसानी से कर लोगे। तो बात आई समझ में। क्वेश्चन बहुत प्रकार से बनते हैं, या तो सीधे से बोल देगा सिद्ध कर दीजिए, या वो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा।